सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कपिल भाई से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे। दोस्तों नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि कपिल भाई आज तो बसंती कलर में। बिल्कुल भाई, आज जो हमारा हीरो है और जिसके पीछे हम चलते हैं और जिसको मैं परमात्मा मानता हूं, और मैं ही नहीं आप भी उसको परमात्मा मानते हैं, वह है मां भारती का महान सपूत शहीद आजम सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। आज इनकी शहादत है और ये जो बसंती कलर है इसकी बहुत बड़ी मेहनत है। ये ना बिक सकता, ना टूट सकता, ना झुक सकता। ये न्याय समानता के लिए, आजादी के लिए फांसी के फंदे पे चढ़ सकता है। रंग दे बसंती चोला, ईश्वर उसके शरीर के रग रग में देशभक्ति और देश हित के लिए बलिदान हो जाने की भावना कूट कूट कर भर दे। यह है मेरा बसंती कलर। सैनिक भाई, आज शहादत दिवस है। आज मैं वो सच्चाई से भी आपको रूबरू करवाऊंगा जिसका आपको इंतजार था। और अब जो जंतर मंतर पे पिछले एक साल से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उससे जुड़ी हुई संस्थाएं जो आंदोलन को चला रही थी, जवानों की जायज मांगों के लिए, समानता के लिए, स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए, अब वो डीफ्रीज मतलब अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से वो बंद कर दिया। आपको बहुत इंतजार था, मैं उस कड़ी के ऊपर भी जाऊंगा, पर अगर आप लोगों के पास में 1 मिनट का और समय है तो मैं कुछ बताना चाहता हूं जिसको सुनने के बाद में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगत सिंह 23 मार्च 1931 की उस शाम का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अपने आखिरी खत में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। भगत सिंह ने खत में लिखा, साथियों, स्वाभाविक है, जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि कैद होकर या पाबंद होकर न रहूं। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दलों के आदर्शों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा नहीं हो सकता। मेरे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह की उम्मीद करेंगी। इससे आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। आजकल मुझे खुद पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। 1931 से 1947 के बीच आजादी के 125 से भी ज्यादा दीवाने फांसी के फंदे पर झूल गए और उन जो नौजवानों के लिए भगत सिंह की कुर्बानी एक मिसाल बनकर सामने आई। साल बीत गए, लेकिन कुर्बानी की वो कहानी आज भी इस मुल्क की हिम्मत सलाम शहीद आजम भगत सिंह को, जिन्होंने सब कुछ लुटाकर हिंदुस्तान को सब कुछ दिला दिया। भगत सिंह को जिस दिन फांसी दी जानी थी उस रोज भी वो मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर शिकन पर कोई निशान नहीं था, लेकिन लाहौर की उस जेल में हर कैदी की आंखें नम थी। फांसी की कार्रवाई शुरू होने से पहले भगत सिंह ने अपनी ऊंची आवाज में देश को एक छोटा सा संदेश दिया। अब सुनने की बात है, एक छोटा सा संदेश दिया। भगत सिंह ने कहा, आप नारा लगाते हैं इंकलाब जिंदाबाद,
आप नारा लगाते हैं इंकलाब जिंदाबाद, मैं यह मानकर चल रहा हूं कि आप वास्तव में ऐसा ही चाहते हैं। अब आप सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करें। अब आप अपने बारे में सोचना बंद करें। व्यक्तिगत आराम के सपने को छोड़ दे। हमें इंच इंच आगे बढ़ना होगा। इसके लिए सांस ढूंढता और मजबूत संकल्प चाहिए। कोई भी मुश्किल आपको रास्ते से डिगाए नहीं। किसी विश्वासघात से दिल न टूटे। पीड़ा और बलिदान से गुजरकर आपको विजय प्राप्त होगी। यह व्यक्तिगत जीत क्रांति की बहुमूल्य क्षमता बनेगी। और यह साबित कर दिया 1 साल के आंदोलन में जो भगत सिंह ने लास्ट में जो बोला था अपने लास्ट खत में कि यहां पर बहुत सारे विरोधी आएंगे, बहुत सारे आपकी आलोचना करने के लिए आएंगे, आपकी टांग खींचने के लिए आएंगे, पर आपको बिल्कुल भी उनकी परवाह नहीं करनी है। आप इंच इंच करते हुए आगे बढ़ोगे। तो सैनिक भाइयों कमेंट करके बताना, आज जो आंदोलन जंतर मंतर पे चला, क्या इंच इंच आगे करते हुए क्या पूरे देश में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक न्याय, समानता, जवानों के जायज हकों की, आत्मसम्मान की आवाज गई या नहीं गई, ये आप बताना। आप बताना कमेंट करके कि गई या नहीं गई। आज हमारे पंजाब के बहुत ही बुजुर्ग सबका सैनिक दिल्ली आए, क्योंकि इस मीटिंग के बारे में, क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई है, कानून भी है, सब कुछ है। ना ही इस मीटिंग के बारे में सोशल मीडिया पे डाला है, ना ही व्हाट्सएप पे, सिर्फ फोन करके कि इन व्यक्तियों को वहां पे आना है। और आज बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग और जो संघर्षशील हैं वो जंतर मंतर में पूछे, एक प्यारा संदेश लेके मान और सम्मान देने के लिए, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि शाबाशी देना बहुत बड़ा एक काम है। और आज जो पंजाब से बुजुर्ग जो सैनिक आए, उन्होंने जो जंतर मंतर के ऊपर 1 साल से ज्यादा समय निकाला, उनका मैं कह नहीं सकता, अपनी भावनाओं से, प्यार से, मतलब उन जो 1 साल से जंतर मंतर बैठे उनका मान और सम्मान किया। यही एक व्यक्तित्व की खास पहचान होती है कि अपने से छोटों का मान और सम्मान देना, वो महान होता है, वो प्रभु परमात्मा होता है कि अपने सदस्यों को लेकर चले। इस मीटिंग में निर्णय लिया गया, न टूटे हैं, न झुके हैं, न बिके हैं। इंकलाब के साथ में इंकलाब बोलते हुए संविधान के दायरे में न्याय, समानता, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए संघर्ष चलेगा, बंद नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है कि पंजाब के जो सैनिक है वो कितनी गहराई से किसी संघर्ष को जानते कि एक दिन में कोई हथेली के ऊपर सरसों पका नहीं सकता, हरी नहीं कर सकता। उनको मालूम है, वो इस चीज को जानते हैं कि संघर्ष में सालों लग जाते हैं। और संघर्ष नाम इस चीज का, ना टूटना है, ना बिकना है, ना झुकना है, ना थकना है, आगे चलना है। तो संघर्ष बिल्कुल चलेगा, बस अस्थायी रूप से बंद हुए। मेन बात पे आता हूं मैं, जिस बात पे मैंने टाइटल डाला है, कपिल फौजी को मिली लोकसभा की टिकट। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं सच्चाई जो बताऊंगा, पहले नहीं बताई क्योंकि आंदोलन चल रहा था। और इस सच्चाई का सिर्फ 2 व्यक्तियों को मालूम है या 2 एसोसिएशनों को मालूम है। सैनिक भाइयों, आप सबको मालूम है कि 25 जुलाई को बहुत बड़ी एक रैली हुई थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में रैली होने के बाद में वो रैली सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई थी, बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में आई थी, हर जगह उस रैली की चर्चा थी। अपने हिसाब से जो विपक्ष पार्टियां हैं उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की हमारे से सबसे,
चाहे उसमें जेडब्ल्यू नलिन तलवार है, गोसल साहब है या नायक हरपाल है, इनसे संपर्क करने की कोशिश की कि आप हमारे से मिलो, मेरे से भी संपर्क करें। हमने कहा कि अभी विपक्ष के पास में हम नहीं आ रहे, हमारे को उम्मीद है कि ये सरकार दे देगी। उसके बाद में जो संघ है और वर्तमान सरकार है, उसने संपर्क करने की कोशिश की और बैकग्राउंड खंगाला उसने कि इस कमेटी में जो महत्वपूर्ण पद है, महत्वपूर्ण पद की बात नहीं करूंगा मैं, जो इस संघर्ष को लेके चल रहा है वो व्यक्ति कौन है, तो उसका नाम आया नायक हरपाल का। उन्होंने सर्च किया कि नायक हरपाल तो कभी सामने आते ही नहीं, तो नायक हरपाल है कौन, और उन्होंने खंगाला और उसकी हिस्ट्री देखी नायक हरपाल की कि वो व्यक्ति ही है जो मैन चाणक्य है जवानों की जायज मांगों को हक दिलाने के लिए, और पिछले 14 सालों से वो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। वो चेहरा चमकाने में रहता ही नहीं कि मेरा चेहरा दिखे या मैं मंच पे आऊं या माइक पे आऊं, वो बहुत ही कम आया। नायक हरपाल के बारे में और छानबीन करते हैं कि उस व्यक्ति को तोड़ना नामुमकिन है कि आसमान में से चांद को धरती पे लेके आया जा सके, तो नायक हरपाल उनमें से नहीं है। यह हमेशा ही पर्दे के पीछे रहता है। इसके बाद में और सदस्य खंगाले कि वो भी नहीं टूटेंगे, चाहे जेडब्ल्यू नलिन तलवार है चाहे दूसरे सदस्य। अब इसमें आ गया कपिल फौजी, क्योंकि एजेंसियों ने जो रिपोर्ट मालूम था कि हां यह व्यक्ति की उम्र कम है कपिल फौजी की, और इसके हो सकते हैं कि राजनीति के कीड़े हों, तो इससे संपर्क किया जाए। दोस्तों, मेरे पास में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसके बड़े ओहदे पे बैठे हुए पीए का फोन नहीं आया। और उस दिन मैं आश्चर्यचकित रह गया कि वर्तमान सरकार के एक सबसे बड़े व्यक्ति का मेरे पास में फोन आया कि आपसे नेताजी मिलना चाहते हैं, समय बताओ कब मिलोगे। मैं इतना छोटा सा एक इंसान, मेरे से समय मांग रहे। मैंने कहा कि सर हमारी पूरी कोर कमेटी जाएगी जो फेडरेशन बनी है, आप कोई भी गवर्नमेंट का लेटर निकाल लो और हम बात करने के लिए तैयार है। निमला नहीं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैं सर मैं तो नहीं आ सकता। निमला कभी जिंदगी में कभी कभी मौके मिलते हैं, मौके को ले ले तू। मैं भी होपकोक हो गया कि यार मौका तो है। मैं सर क्या मौका है? अरे भाई तू अपनी खुद की मांगों को लोकसभा राज्यसभा में उठा सकता कि अब तक क्या से क्या है, क्या करेंगे नेताजी क्या है। क्योंकि उनको मालूम था कि कपिल फौजी जिस जिले से है, क्योंकि रोहतक लोकसभा लगती है, रोहतक लोकसभा में 19 लाख के करीब वोट हैं, उसमें से 9 लाख पूर्व सैनिकों की वोट है। झुंझुनू राजस्थान के बाद में झज्जर में सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक है, और दोनों की वही नाम राशि भी एक ही है, झुंझुनू और झज्जर। देश में ये दोनों डिस्ट्रिक्ट। मेरे पास में वो सबसे बड़ा मौका था। मेरे पास में कुछ व्यक्ति भी भेजिए कि आप बात कर लो, या जो वहां पर जिनकी ड्यूटी रहती थी उन्होंने भी कहा कि आपके पास में फोन आया है, आप बात करो। कपिल भाई आपने क्या है यार, ऊंचे बढ़ो, अपनी मांग उठाओ, ये करो वो करो। सैनिक भाई आपका भाई बिका नहीं, ना टूटा ना झुका ना कुछ और। यहां तक मैं कहना चाहूंगा आज, क्योंकि अब तो हम खुले हो गए और आज हमने ये बातें रखनी चाहिए सैनिक समाज के अंदर। उस समय इसलिए नहीं रख सका कहीं आंदोलन को कोई चोट ना पूछे। और लोग, अगर मैं ये कहूं कि मेरे को लोकसभा टिकट के लिए ऑफर किया गया है तो मैं बाद में कितनी सफाई देता रहूं, फिर लोग ये कहेंगे नहीं इसका कोई ना कोई संपर्क हो सकता है,
ये, जबकि मैं सच्चाई बोल रहा हूं, इसका संपर्क हो सकता है, ये आंदोलन को कोई झटका दे सकता है। अब इसमें देखो खुल के बोलना चाहिए। जेडब्ल्यू नलिन तलवार है, नायक हरपाल, इन दो व्यक्तियों को मालूम था कि मेरे से संपर्क करने की कोशिश की गई। दो एसोसिएशनों को मालूम था, एक तो आवाज नाम की संस्था को, और एक जो पहले ही 2015 में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जब धरना जंतर मंतर पे चल रहा था, वन रैंक वन पेंशन, जिस समय एक मेजर जनरल का भी चल रहा था, और उस समय ये 10 दिन की भूख हड़ताल में बैठे थे, तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के धरने को बेच के वो सरकारी वकील बन गए। इन दो संस्थाओं को मालूम था कि कपिल फौजी के पास में संपर्क किया जा रहा है एक पार्टी के द्वारा, और हम उस पार्टी के सबसे बड़े अंधभक्त हैं, चापलूस हैं, तलवे चाटने वाले हैं, हमारे को बूझ नहीं रही। और जो कपिल फौजी है वो सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए 75 साल से जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हीं को भला बुरा कहता है। ये उनके अंदर मीटिंग हुई है, पूछ लेना जो भी भाई है। लोकसभा की टिकट मेरे हाथ में थी या नहीं थी, या मेरा वो कुछ भाई यूज करना चाह रहे थे, वो तो भगवान जाने, पर उस समय लोकसभा की टिकट मेरे साथ में थी। जेडब्ल्यू नलिन तलवार, नायक हरपाल, बुरा मानो भले मानो, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम है सच बोलना। बसंती कलर अपने पास में भगत सिंह का। इन दोनों को भी शक हो गया, और शक होना भी भाई इनको अच्छा था उस समय, क्योंकि 10 या 11 सितंबर को एक ऑडियो निकली थी झुंझुनू से, कोई शेखावत नाम के व्यक्ति ने। उस ऑडियो से इनके पैर फट गए। उस समय सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, उसको चारों तरफ से घेर लिया विरोधियों ने, चारों तरफ से घेर लिया, और वो बैक फुट पे आई हुई थी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 17 सितंबर को कटवा रैली में, कति बैक फुट पे थी। और सबसे बड़ा उसमें मेरे को भी शक की नजरों से देखा जा रहा था सबका कमेटी के भाई मैं ओहदेदार, और वह देखे भी क्यों नहीं भाई, क्योंकि वो यार पिछले 14 सालों से संघर्ष कर रहे आ रहे, और उनके संघर्ष को पहले ही बेच के और अच्छे अच्छे ओहदे पे बैठे हैं। और आज एक और व्यक्ति कपिल फौजी जैसा भी निकलेगा तो वो क्या कर सकते। शक की नगाहों से मेरे को देखा गया बहुत कि यार कपिल फौजी, क्योंकि जंतर मंतर का 13 लाख रुपया लेके भाग गए, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर आरोप लगा दिए, करोड़ों चुनता आया। मतलब वो बैक फुट पे थी, वो एक तरह से जवाब देने की हालत में नहीं थी। ऊपर से कपिल फौजी का भी बम फटना था कि इससे भी संपर्क किया गया है, ये भी हाथ में। और उससे पहले ही सबका कमेटी को यह भी मालूम था कि एक तो जो वकीलों की संस्था है, जो अपने पूर्व सैनिक है, वो संघ से जुड़े हुए, उनके पदाधिकारियों ने मेरे को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी। वो लग गए थे अप्रैल के महीने में। और एक द्वारिका का एडवोकेट, उसने भी बहुत तोड़ने की कोशिश की। गोल टोपी वाला राजस्थान वाला, उसने भी बहुत कोशिश की, यार वो पंजाब के कपिल भाई तू यहां पे है, हम तेरा ये करेंगे वो करेंगे, फलाना दक्कड़ सब कुछ। मैं हिला नहीं, मैं डुला नहीं, मैं चलता रहा। मतलब एक तरह से सबका कमेटी बैक फुट पे थी। और बैक फुट पे उसके पास में एक चीज और बची हुई थी, वो नाम बचा हुआ था कपिल फौजी का, कि कपिल फौजी ने भी धोखा दे दिया ना, तो फिर हम अपनी सफाई देते देते मर जाएंगे। और 20 या 30 साल के बाद में पता लगेगा कि कपिल फौजी भी पूर्व सैनिकों की पीठ में छुरा मार के लोकसभा का सांसद बन गया, राज्यपाल बन गया, पता नहीं क्या बन गया। आप लोगों ने देखा होगा जंतर मंतर पे बहुत सैनिक अपना चेहरा चमकाने के लिए कि फलानी राजनीतिक मेरे को देख ले, फलानी राजनीतिक पार्टी मेरे को देख ले,
और मेरे को टिकट दे दे। वो टिकट के भूखे घूम रहे थे। यहां तक एक आपने वो वीर सिंह चौहान जो कंबाइंड ड्रेस 1.5 मीटर कपड़ा पहन के घूमता है, उसका ऑडियो भी सुना होगा कि 20 फरवरी को कपिल फौजी ने मेरे को मंच से उतार दिया था, और फिर बोलता है कि हमारा भी चेहरा चमक जाता तो क्या दिक्कत थी। पर मैंने 20 फरवरी को बोला था, अगर इस आंदोलन के कोई नेता रहेंगे तो वो पूर्व सैनिक रहेंगे, सैनिकों की मांगे रहेंगी, या कोई राजनीति नहीं। सैनिक भाइयों, आपका भाई ना टूटा, ना बिका, ना झुका, और ना ही बिका। कपिल फौजी नहीं बिका। मेरे को यह मालूम था कि जो संघर्ष चल रहा है ये 95 साल के सूबेदार प्रकट साहब का चल रहा है। मेरी कोई कमेटी नहीं, मैं सबका कमेटी के साथ में हूं। पंजाब के 3.25 लाख पूर्व सैनिकों के साथ में। मैं किसी की पीठ में छुरा नहीं घोपने वाला। जहां पे मैंने जन्म लिया है, रोहतक झज्जर में, मेरे जो आज बुजुर्ग सैनिकों का मान और सम्मान पूरे देश में है, कि झज्जर के पूर्व सैनिकों ने भी पूरे देश को जागरूक किया, क्योंकि 7 मीटिंग माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ करने वाले झज्जर के पूर्व सैनिक भी हैं, रोहतक के पूर्व सैनिक भी हैं, सोनीपत के भी पूर्व सैनिक, मतलब पूरा हरियाणा है, पूरा हरियाणा है भाई, कि पूरी जिंदगी भर एक दाग लग जाएगा कि कपिल फौजी गद्दार निकल गया। मैं बेच के नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ पैसा आ जाएंगे। आज एक छोटी सी गाड़ी आल्टो में घूमता हूं, कल मेरे पास में फॉर्च्यूनर आ जाएगी, पर मेरी 7 पीढ़ियों तक ये दाग रहेगा, 7 पीढ़ियों तक। सैनी भाई, ये मत सोचना आप कि कौन ऑफर देता है। अरे भाई, आप पूर्व सैनिकों का संख्या बल अपने डिस्ट्रिक्ट में खड़े कर दो, देखो आपके पास में राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के फोन आने लग जाएंगे। एक बार कर तो लो, प्रयोग करो आप सैनिक भाइयों। और मैं पंजाब के 3.25 लाख पूर्व सैनिकों को भी साधुवाद करता हूं कि तुम्हारा भाई कपिल फौजी ना टूटा, ना बिका, ना झुका, ना तुम्हारे को धोखा दिया, ना गद्दारी करी। मैं अपने कर्तव्य में चलता रहा, पूर्व सैनिकों को जगाने में। मेरे को हर तरह के लोभ लालच दिए गए कि इस व्यक्ति को खींच लो और पूरा आंदोलन पीछे हट जाएगा। और यह भी आप मानते हो कि भाई कपिल फौजी को पीछे हटाना, पूरे आंदोलन को यह करना, ना मैं पीछे हटा। जब मेरे को नहीं खरीद सके या मेरे को नहीं तोड़ सके टिकट पॉकेट जो भी है, तो उन्होंने क्या किया, गोल टोपी वाले को पकड़ा और गोल टोपी वाले से बंद कमरे में मीटिंग करी, बैक डोर से। और इसकी खबर मेरे को लगी जब 25 जुलाई की जो बड़ी रैली थी, मेरे को लगी 2 या 3 अगस्त को एक एजेंसी वाले भाई ने बताया कि तुम्हारी तो मीटिंग होगी, तुम यहां क्यों बैठे हो जंतर मंतर पे। सर, हमारी तो मीटिंग हुई नहीं है, हम तो मीटिंग करना चाह रहे हैं भारत सरकार से। निमला, तुम्हारी मीटिंग तो हो गई। अब मीटिंग कैसे हुई ये नहीं पता लगा। अम्मा भाई, इतने बड़े आदमी ने बताया है तो कुछ ना कुछ दाल में काला है। मैं उसके पीछे पीछे घूम रहा। उसने बात को चेंज कर दिया कि इसका मतलब ये गुप्त मीटिंग हुई है, और जो ये कपिल फौजी जैसे नेता बड़े घूम रहे हैं, इसको तो मालूम ही नहीं। तो वो अपनी बात को खा गया। कौन अपनी नौकरी को खराब करवाएगा भाई। अब मेरा जो सीधा इशारा गया जेडब्ल्यू नलिन तलवार पे, क्योंकि दिल्ली में मोर्चे को वो लेके चल गया और वो फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी। सर, मीटिंग हुई आपकी? निमला, मेरी तो नहीं हुई। सर, धोखा मत दो। मैंने सीधा कहा था नलिन तलवार को, कीड़े पड़ेंगे सर, 7.5 लाख माता बहनें देख रही हैं आपको, मीटिंग हुई है तो हुई है। मैं इतना सी नहीं हूं कपिल फौजी, 16 साल हो लिए मां संघर्ष करते ने, मां हाथों की रेखाएं जानता हूं मैं यहां पे आया हूं पूर्व सैनिकों के मान और सम्मान और स्वाभिमान, बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए अधिकारों के अंतर्गत। मेरा कोई सगा नहीं है, ना नायक हरपाल है, ना आप हैं, कोई नहीं है। मेरे सगे हैं तो 35 लाख पुरुष सैनिक। आप सच बताओ,
अगर ये धोखा है तो ये बताओ इसको। अब वो भी मेरे पे आग बबूला कि यार ये मेरे पे क्यों शक कर रहा है, मेरे पे क्यों कर रहा है। इधर से मैंने नायक हरपाल से बात करी, वहां मीटिंग तो हुई है, कुछ दिन आगे निकले फिर संघर्ष में जुड़ गई। उसके बाद में वो 9 या 10 सितंबर की ऑडियो रिलीज हो गई उस शेकआउट की। उसके बाद में इनकी आंखें आई बाहर सबका कमेटी वालों की कि कपिल ने तो सही कही थी, मीटिंग तो हुई है। और इन्होंने वो कटुआ मीटिंग रख दी। कटुआ मीटिंग के अंदर इन्होंने उसके अंदर कागज लिख दिए, किसके इशारे पे, एक राजनीतिक पार्टी के ऊपर एजेंडा पॉइंट डाल दिया उसमें कि सबसे पहले कपिल फौजी को फेडरेशन से बाहर करो, उसके बाद में गोसल साहब को बाहर करो, उसके बाद में जेडब्ल्यू नलिन तलवार का जनरल सेक्रेटरी पे जो है फेडरेशन का हाथ खड़े करवा के इसको चेंज करो। ये एजेंडा पॉइंट जितनी भी संस्थाएं ने समर्थन दिया था फेडरेशन की, उनकी ईमेल पे आज भी हैं, नहीं है तो मैं तो ले लेना। क्योंकि सच्चाई बताने का समय आ गया, पहले नहीं बता सके, आंदोलन को कोई झटका ना लगे। 4 मीटिंग करी है, 4 मीटिंग, गोल टोपी और जो वकीलों की संस्था है इन्होंने मिलके संघ से मिलके आपकी मांगों की 4 मीटिंग करी, नहीं तो कब के आप जीत के निकल जाते। पर भगत सिंह भी यही कहता है कि टूटना नहीं है, मनोबल नहीं तोड़ना है। ये चीजें होंगी और होती आई है। जब भी कोई लेखक किताब लिखता है उस किताब से पहले उसके विरोधी खड़े हो जाते हैं। जब भी कोई न्याय मांगता है वो न्याय से पहले उसके विरोधी खड़े हो जाते हैं। तो भगत सिंह कहता है कि ये तो स्वाभाविक है, इन्हीं चीजों से, इन विरोध से आप निकल गए तो जीत आपको मिलेगी, तभी तो संघर्ष में नाम लिखा जाता है। 4 मीटिंग करी इन्होंने, 4 मीटिंग आप लोगों की, और इसका खुद सबूत दिया जिसको मैंने प्रेशर कराया। गोल टोपी वाले ने अपने कागज निकाल के कि उस दौरे में हमारी मीटिंग चल रही थी। अरे जिन्होंने संघर्ष शुरू कराया, जो सूबेदार प्रगट साहब 95 साल का है, जो 14 साल से ना बिका ना टूटा ना झुका, क्या उन मीटिंग में सूबेदार प्रगट साहब शामिल नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि यार उसने अपना उम्र दे दी। वो बिकेगा नहीं वो व्यक्ति, और ना ही नायक हरपाल बिकेगा जिसने भूख हड़ताल करके अपने स्वास्थ्य, अपने पेट को एक ऐसी बीमारी लगा ली जो ला इलाज है। जेडब्ल्यू नलिन तलवार मतलब ही नहीं है कोई खरीद लो, वो तो पहले ही सभी पार्टियों को बोलता है वो तो ये तो चोर है सबकी सब। बचा था मैं, मेरी उम्र है राजनीति में जाने, मैंने अपना सबूत दे दिया कि भाई मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की विचारधारा हूं, ना मेरे को कोई तोड़ सकता, ना खरीद सकता, कुछ नहीं कर सकता। और मैंने इस आंदोलन में मैंने उनको ये सबूत दिया। उसके बाद में मेरा ओहदा और बढ़ा है सबका कमेटी में, ऐसा नहीं मैं नीचे गया, और ओहदा बढ़ा कि आने वाले समय में कपिल फौजी इस आंदोलन को लेके चले। मैं नहीं लेके चलूं, मैं जैसा हूं मैं पीछे चलने वाला हूं, मैं कभी आगे आऊंगा भी नहीं, या मैं आज भी आप लोगों के। तो सैनिक भाइयों, ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन ने जड़ें नहीं हिलाई हूं, जड़ें हिलाई, जड़ें हिलाई। जो व्यक्ति एक है दीवान सिंह नाम का व्यक्ति, पहले दिन से इस आंदोलन के खिलाफ था कि करोड़ों रुपया आ गया, अरबों रुपया आ गया, ये आ गया, वो आ गया। 2 दिन पहले एक वीडियो में वो बोल रहा, क्या बोल रहा कि 20 लाख रुपये आवाज नाम की संस्था ले गई। और जब तुम्हारे भाई ने कहा 3-4 महीने पहले कि एक्स ग्रुप के जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो किसी को 1 रुपया मत दो, आपके पूर्व वायु सैनिक और पूर्व नेवी के सैनिक इस केस को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हुए। ये एक दुकानदारी है और आप इनकी दुकानदारी के अंदर पैसा मत दो, इनकी जेबें मत भरो, पर कोई मानने वाला नहीं था मेरी बात।
तब भी 20 लाख रुपया दे दिया होगा, और मेरे हिसाब से कम 80 लाख रुपया मैंने बचाया भी होगा लोगों का, 80 लाख के करीब, नहीं तो 1 करोड़ से ऊपर इनके पास में पैसा होना, 1 करोड़ से ऊपर, क्योंकि 5,000 रुपया पर सैनिक से ले गए। और उसी जो कोर्ट में पहले केस चल रहा था, उसी केस को खराब कर दिया, और इनके इन्होंने जो एप्लीकेशन डाली उसको न्यायालय ने वापिस EFT में भेज दिया। आज वही व्यक्ति जब उसको हिस्सा नहीं मिला, कह रहा है 20 लाख रुपए लेके चले गए। और आपकी ध्यान कहां रखा? जंतर मंतर पे, और पीछे से इन्होंने जेब काट दी। सैनिक भाई, किसी भी आंदोलन को जब भी गिराना हो, पर्सनल आरोप कभी मत लगाओ, कभी मत लगाओ। सिर्फ एक बात कह दो, वहां लाखों करोड़ों चंदा आ गया, क्योंकि हमारी सोच पैसे के पीछे भागती है। जैसे ही वो आरोपी का आ गया एरियर, आप देखोगे 1 घंटे के अंदर कोट टाई वाले का वीडियो करोड़ों में चला जाता है, और अंदर जाते हैं तो मिलता है बाबा जी का, क्योंकि इन्होंने पिछले सालों में हमारा ब्रेन वॉश कर दिया। इन्होंने कभी नहीं बताया कि आत्मसम्मान क्या है, और आत्मसम्मान होता क्या है। अरे आत्मसम्मान, कोई आपको गाली दे दी, भाई मेरे को गाली क्यों दी, आपको बुरा लगेगा ना। कोई आपके सम्मान के खिलाफ 2 शब्द कह दे गांव में, तो आप तुल जाओगे, घर से डंडे निकाल लाओगे। ये होता आत्मसम्मान। आपके साथ में न्याय हो रहा है, असमानता हो रही है, आप स्वीकार कर लोगे। अगर आपके पिताजी ने जो जमीन है उसमें से बड़े लड़के को ज्यादा दे दी, छोटे को कम दे दी, आप स्वीकार कर लोगे? नहीं, खड़े हो जाओगे, नहीं मेरे को समानता चाहिए, न्याय चाहिए और सम्मान चाहिए, बराबर कर। तब तो आप कहते हो कि बराबर कर पिताजी, बराबर कर, 1 इंच भी नहीं, मैं भी तो आपका ही बच्चा हूं। यही चीज तो आत्मसम्मान होती है, यही चीज होती है आत्मसम्मान। तो भाई मैंने किसी की टिकट नहीं ली, टाइटल हो सकता है कपिल फौजी को टिकट पे मिली, मेरे पास बहुत ज्यादा ऑफर थे, बहुत ज्यादा, ना मैं बिका ना टूटा ना और कुछ। आज भी आप लोगों के बीच में हूं, छोटा सा इंसान हूं, जितना मेरे से हो सका मैंने करा। और भाई सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के लिए किया, अपने हरियाणा के पूर्व सैनिक हैं उनके मान सम्मान को बढ़ाया, कि कल ना आने वाले पीढ़ियां ये कह दे कि भाई एक हरियाणा में एक कपिल फौजी एक गद्दार हुआ था, वो पूरे आंदोलन को बेच के नेता बन गया था। ना, मेरे को प्रिय है, मेरी जन्मभूमि भी प्रिय है, और मेरे जो हरियाणा के बुजुर्ग सैनिक हैं या आने वाली पीढ़ियां हैं वो टारगेट ना करें, उंगली ना करें कि एक ऐसा व्यक्ति भी, क्योंकि कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को कर देती है। तो आपा ने अपनी पंजाब के 3.25 लाख पूर्व सैनिकों का भी मान और सम्मान बढ़ाया, और हरियाणा के 3 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों का भी मान सम्मान बढ़ाया। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।